हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और ये हमारे डेली करंट अफेयर जून मंथ के हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जैसे कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की फैसला लिया है? तो वो किस गवर्नमेंट के लिए है? गवर्नमेंट के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने फैसला किया। तो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी रूस और डी बांग्लादेश। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है और वो भी 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यानी यूएस डॉलर का, और वो भी किसके लिए? खाद के लिए यानी कि यूरिया के। तो वो जो दिया गया वो दिया गया श्रीलंका को। जैसे कि हम सभी जानते हैं श्रीलंका में एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और वहाँ की उसकी जो हेल्प करने के लिए उनको 5.5 करोड़ डॉलर की एक उनको मतलब फाइनेंशियली हेल्प दी गई है, जिससे क्या होंगे उनकी जो धान बुवाई होती है, जो सीजन है जो आने वाला है जो बारिश के मौसम में, तो वहाँ से उनको हेल्प मिल सके और वो थोड़ा अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो सकें, मतलब खुद के ऊपर ही एक आत्मनिर्भर हो सकें। भारत की ओर से 3.5 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता से लेकर जैसे कि भोजन, मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, ईंधन हो गया और मिट्टी के तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके श्रीलंका के जो उनके फूड्स हैं, जो उनकी मतलब कि स्वास्थ्य है, हेल्थ है और जो इनकी एनर्जी सिक्योरिटी को सुरक्षित करने में पहले ही मदद कर चुके हैं। मदद करने का इन्होंने के लिए शामिल लिया है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? आपके ऑप्शन है ए 10 जून, बी 12 जून, सी 14 जून और डी 8 जून। तो वर्ल्ड डोनर डे जो मनाया जाता है तो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 14 जून को। अब जैसे कि दुनिया भर में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बता दें इस दिन जो है विश्व रक्तदान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल मैक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस मना रहा है और यानी कि एक तरह से इसकी मेज़बानी करेगा। इस साल विश्व रक्तदाता दिवस जो है इसमें इसकी जो थीम है वो है रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। इस दिवस में प्रत्येक साल WHO तक विषय तक की जाती है, यानी कि WHO एक विषय तय करता है इसको लेकर। तो ब्लड डोनर रियली में काफ़ी मतलब कि एक अच्छा काम है समाज के लिए और ये हम सभी लोगों को करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? आपके ऑप्शन है ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा दूसरी। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को इनकी सेकेंड पुण्यतिथि मनाई गई है। इन फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर भावुक तरीके से याद किया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने बांद्रा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। वे उस समय 34 वर्ष के थे। उनकी मौत को आत्महत्या बताई गई थी। किसी को सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने हैरान कर दिया था और सुशांत सिंह मौत की जो उसकी जांच चल रही है वो कौन कर रही है? एक तो CBI कर रही है, दूसरा NCB कर रही है और तीसरा ED। तो तीनों एजेंसी के थ्रू की उनकी क्या मतलब कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए 7 साल, बी 8 साल, सी 10 साल और डी 4 साल। तो अग्निपथ जो स्कीम है वो किसके लिए? वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि तीनों डिफेंस के लिए है और जो भर्ती की जाएगी वो कितनी 4 साल तक की जाएगी। अब जैसे कि जो अग्निपथ जो एक सरकार की तरफ से अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया, ये जो लॉन्च किया वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत 4 साल के लिए जो युवा हों उनको भर्ती की जाएगी। यह कदम सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया क्योंकि उसमें जो औसत जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होंगे वो एक मतलब कि यंग एज में होंगे और इसमें युवाओं को क्या हो, इसमें जो इसका हिस्सा बनेंगे आर्मी का, तो उनको एक तरह से अग्निवीर कहा जाएगा। यानी सेना में जो उनकी पहचान होगी उनको अग्निवीर या अग्नि योद्धा के नाम से उनको जाना जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर है?
तो पहली पोजीशन जो किस टीम ने ली है, तो आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया या डी पाकिस्तान। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो टीम आई है वो कौन सी है, वो है हमारी न्यूजीलैंड टीम, सॉरी न्यूजीलैंड टीम को इसमें फर्स्ट रैंकिंग मिली है। जैसे कि बता रहे हैं आपको कि न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 13 जून 2022 को ताज़ा वनडे टीम की रैंकिंग ओडीआई में जारी की गई है, यानी इनकी जो रैंक होती है टीम की वो रिलीज की गई है। आईसीसी की तरफ से ताज़ा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम को फर्स्ट पोजीशन मिली है, वहीं इंग्लैंड की टीम सेकंड पोजीशन पे, और तीसरे पे आती है हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान की, और इंडिया जो आती है वो 5वीं पोजीशन पे आती है आईसीसी की वनडे क्रिकेट रैंकिंग में। तो इंडिया को 5th पोजीशन मिली है और वहीं पाकिस्तान को 4th पोजीशन। अगला क्वेश्चन में आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सी पोजीशन मिली है जो कौन सी टीम को, अफगानिस्तान की टीम को मिली है। तो आपके ऑप्शन है ए 5वीं, बी 7वीं, सी 10वीं और डी 12वीं। तो जो अफगानिस्तान की टीम को पोजीशन मिली है वो कौन सी मिली है, वो है 10वीं पोजीशन मिली है, यानी 10th पोजीशन। आईसीसी की तरफ से जो रैंक जारी की गई है हम सबको जैसे अभी पढ़ा है, न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे आई है, इंग्लैंड सेकंड पे आई है 124 अंक के साथ, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे आई है, पाकिस्तान 4th पे आई है, और इंडिया जो है 5th पोजीशन पे आई है, और साउथ अफ्रीका 6ठे स्थान पे, अफगानिस्तान की टीम जो है 10th पोजीशन पे आती है। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसी हिसाब से बैकग्राउंड में जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ही फोटो शेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुर्दा महंगाई मई में घटकर निम्न में से कितने प्रतिशत हो गई है, तो घटकर अब कितने परसेंटाइल पे आ चुकी है। आपके ऑप्शन है ए 8.4%, बी 7.04%, सी 9.04% और डी 5.04%। तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो आधारित जो महंगाई है वो घटी है मई में, तो कितनी घटी है, तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी 7.4%। जैसे पिछले महीने के मुकाबले में जो इस महीने में जो महंगाई घटी है वो 7.0 पे आई, और पहले कितनी थी, अब हम ये पूछें तो पहले जो थी वो महंगाई थी 7.79। जी हाँ, पहले 7.79 थी और अभी जो प्रेजेंट में 7.04 है, तो घट गई है। और पिछले लगातार 5 माह से भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति थी तो वो कितनी थी, वो 7.79% थी, यानी तो अब जो महंगाई है वो काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है। और महंगाई को जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो किस पर पड़ता है, मध्यम वर्ग पर, जैसे कि इनके खाने पीने या एक तरह से उनके ग्रोसरी के जो सामान होते हैं उन पर पड़ता है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, कितना कर दिया है आरबीआई ने। आपके ऑप्शन है ए 10,000, बी 12,000, सी 18,000 और डी 15,000। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है, ऑप्शन डी। तो आरबीआई ने जो इनकी लिमिट को क्या किया है, 15,000 तक इंक्रीज कर दी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सब्सक्रिप्शन टाइप पेमेंट को आसान बना दिया है, इसकी इनको क्या है एक तरह से सीमा भी बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो कार्ड यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट को या ऑटो डेबिट मैंडेट सीमा को अब इन्होंने 5,000 से 15,000 कर दिया है। रिजर्व बैंक ने जो रिकरिंग पेमेंट जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट से किए जाने वाली जो बिजली के भुगतान होते हैं या नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम जो पेमेंट देते हैं तो उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, उसके लिए भी इन्होंने रेंज जो है उसकी बढ़ा दी 15,000। और यूटिलिटी बिल पेमेंट या ई मैंडेट को इन्होंने क्या कर दिया, एक अनिवार्य बना दिया है, किसने, आरबीआई ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम यानी एक तरह से कहें कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो बच्चों को मजबूरन किसी जगह काम पे लगाया जाता है जैसे होटल या इंडस्ट्री या किसी भी जगह, तो ये क्या है, उसके अगेंस्ट में मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं। आपका ऑप्शन है बी 12 जून, सी 12 जून और डी 18 अगस्त। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, वो तो उसको 12 जून को मनाया जाता है। अब जैसे कि दुनिया भर में मनाया जाता है 12 जून को, वैसे मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहली बार बाल श्रम को खत्म होता है। इसके बाद 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून
चाइल्ड लेबर, ये क्वेश्चन मिला है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या थीम है, और ये पूरे वर्ल्ड स्तर पर मनाया जाता है। किस तारीख को मनाते हैं, तो इसको 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है? कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में? तो आपके ऑप्शन है ए 164 मिलियन डॉलर, बी 264 मिलियन डॉलर, सी 204 मिलियन डॉलर, या डी 344 मिलियन डॉलर। तो कितने मिलियन डॉलर की इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। जी हाँ, तो 264 मिलियन डॉलर की जो है चीन की एक प्रौद्योगिकी कंपनी है टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में उनकी हिस्सेदारी खरीदी है। बंसल इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक भी हैं। टेंसेंट की यूरोपीय सब्सिडायरी के साथ यह सौदा 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फ्लिपकार्ट के मुख्यालय में सिंगापुर में किया गया है। ओके, तो ये रह गई थी। किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शन है ए 10 मार्च, बी 18 मार्च 18 नवंबर सॉरी, सी 13 जून, और डी हमारा 15 जनवरी। तो किस दिन मनाते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर किस देश ने ये परमिशन दी है? आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, और डी थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा, वो है डी थाईलैंड। यानी थाईलैंड में अब जो है गांजा है एक तरह से लीगल माना जाएगा। जो ग्लोबल कैनबिस इंडस्ट्री है वो अब थाईलैंड में एक तरह से उनको लीगल परमिट मिल गया। थाईलैंड में गांजा की खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाए, क्योंकि हाल ही में वहाँ की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया। हालांकि सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है। थाईलैंड का भाग गांजा कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड जो मादक पदार्थों ड्रग्स से संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश, यानी एशिया का ये कौन सा एक पहला कंट्री है जिसने अपनी पूरी कंट्री में कैनबिस को क्या है एक तरह से कानून की में गैर कानूनी माना है। सॉरी, इसको अपराध की श्रेणी से क्या हटा दिया गया है, इसको अपराध नहीं माना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इसको किया अमनदीप सिंह गिल, सी विशाल अग्निहोत्री, मोहन मल्होत्रा। तो एंटोनियो गुटेरस ने जो अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया वो किया किसको? अमनदीप गिल को नियुक्त किया है। जैसे कि बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जो इंडियन है, जो एक सीनियर है, राजनयिक है, अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत इन्होंने नियुक्त किया है। अमनदीप गिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा में स्थित इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च यानी कोलैबोरेटिव के मुख्य अधिकारी हैं। साथ ही 2016 से 2018 तक जिनेवा में निरस्तीकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और एक स्थायी प्रतिनिधि भी थे। तो ये है अमनदीप सिंह गिल। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो किस बैंक में उनको एमडी की पोस्ट मिली है? आपके ऑप्शन है ए आरबीएल बैंक, सी बी देना बैंक, और सी पीएनबी बैंक, और डी एचडीएफसी बैंक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो क्या है? तो वो है हमारा आरबीएल बैंक। तो आर सुब्रमण्यम को जो है आरबीएल बैंक में इनको एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, और जो इन्होंने कार्यभार संभालने की जो तारीख से 3 साल के लिए आरबीएल में ये नियुक्त हुए हैं। 3 साल का इनका पीरियड होता है, टाइम पीरियड, और वे सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक का भी इनके कार्य का इनको अनुभव भी है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो किस कंट्री ने क्वालिफाई किया? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? फीफा ई नेशंस कप 2022 में वही फर्स्ट टाइम जिसने क्वालिफाई किया वो कौन है? वो है इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने, भारत ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ई स्पोर्ट्स का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से 30 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्ले ऑफ में हराया है। भारत 2021 की रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा है। और जी हाँ, हमारे प्लेयर्स जैसे ई टाइगर्स में जैसे विघ्नेश, चरणजोत सिंह, सिद्धा चंदारा और लोकमानवी चतुर्वेदी। ओके, अगला क्वेश्चन, रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया? किस देश के साथ किया? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी भारत। तो इन्होंने जो पहला पुल का जो अनावरण किया वो किया इन्होंने किसके साथ? चीन के साथ। जी हाँ, तो ये जो पुल है चीन के साथ इनको बनाया, ये पहला पुल का इन्होंने उद्घाटन किया। चीन और रूस ने अपने देशों के बीच में बने पहले पुल का लोकार्पण किया। लगभग 1 किलोमीटर लंबा यह पुल अमर नदी पर बनाया गया है, जो सुदूर पूर्वी रूसी शहर व्लादिवोस्तोक को चीन के उत्तर शहर ही से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन इसके उद्घाटन का कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था। तो ये जो पुल है वो चाइना से होते हुए कहाँ? रशिया में जाएगा और रशिया से बेलारूस, मैड्रिड तक जाएगा, जिसको चाइना यूरोप का पुल भी कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।